रिकर्सिव का सिंटैक्स और सीटी का सिंटैक्स मतलब सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक वर्ड आ जाता है रिकर्सिव नाम से बीच में, सही है। और उसमें डबल क्वेरी लिखते हैं हम लोग, एक क्वेरी के अंदर डबल क्वेरी लिखते हैं। पहली हमारी बेस क्वेरी होती है और दूसरी हमारी रिकर्सिव क्वेरी होती है। रिकर्सिव क्वेरी के अंदर एक हम टर्मिनेशन के लिए एक कंडीशन लगाते हैं, जैसा हम पाइथन में लगा रहे थे रिकर्सिव, ठीक है। तो वही हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ विद से शुरू होती है सीटी हमारी, विद से शुरू करता हूँ मैं, फिर बोलता हूँ रिकर्सिव, ठीक है। ये हम लोगों का सिंटैक्स है। इसके बाद मुझे अपना टेबल का नेम, जो टेम्पररी नेम मैं बनाता हूँ ना उसमें, वो टेबल का नेम देना पड़ेगा। मैंने सपोज माई टेबल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एज के बाद मुझे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद अपनी दोनों क्वेरीज लिखना होती है। पहली क्वेरी हमारी बेस क्वेरी होती है, ठीक है। वो मैंने लिख दिया सपोज सेलेक्ट, मैंने बोला वन को सेलेक्ट करो और उसे एज एन में स्टोर कर लो। वन को सेलेक्ट करो और एन में स्टोर कर लो। तो अभी क्या मिलेगा, अभी रिजल्ट में हमें मिलेगा ओनली वन, ठीक है। अगर इसको मैं रन कर रहा हूँ तो रिजल्ट में मिलेगा हमें ओनली वन, एक ही कॉलम मिलेगा टेबल के अंदर, और हमारे टेबल का नाम होगा माई टेबल, ठीक है। और उसमें हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, एक रो मिलेगी जिसमें ओनली वन, सही है। अब हम करते हैं, हम रिकर्सिव लगाते हैं तो हमें एक यूनियन के साथ ज्वाइन करना पड़ता है, यूनियन या यूनियन ऑल, ठीक है। तो मैं यहाँ यूनियन ऑल करता हूँ, ठीक है, यूनियन ऑल। यूनियन ऑल करने के बाद मैं अपनी सेकंड क्वेरी लिखता हूँ जो कि मेरी रिकर्सिव क्वेरी होती है। ये वाली क्वेरी मेरी एक बार रन होती है, बेस क्वेरी होती है, और जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ ना वो मल्टीपल टाइम बार बार रिपीट होती है, और उसी को हम रिकर्सिव क्वेरी बोलते हैं, सही है। तो होता क्या है इसमें, मैं बोलता हूँ सेलेक्ट, वहां मैं वन को सेलेक्ट किया था, मैं यहां बोलूंगा अब वन मेरा एज ए एन, मतलब एन में स्टोर हो गया है वन, ठीक है। तो मैं यहाँ एन को ही कॉल करूंगा वापस से, एन प्लस वन, यानी कि एन में वन जोड़ दूंगा मैं। ऊपर वाला जो मैंने एन सेलेक्ट किया उसमें मैंने वन जोड़ दिया, और कहां से, इस टेबल से, क्योंकि ये वाला डेटा जाएगा इस टेबल के अंदर, माई टेबल। तो मैं कहां से करूंगा, माई टेबल से सिलेक्ट करूंगा, जो हम टेबल टेम्परेरी बना रहे हैं उसी टेबल को मैं कॉल कर लूंगा। ऐसे ही हम लोग पाइथन के रिकर्सिव में भी काम करते हैं, हम उस फंक्शन को बना रहे होते हैं और एंड में जाके उसी फंक्शन को कॉल कर देते हैं, सही है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें कर रहे हैं, देखो हम लोग टेबल टेम्परेरी टेबल बना रहे हैं और हमने एंड में जाके उसी टेबल को कॉल कर लिया। तो ये टेबल बार बार कॉल होती रहेगी जब तक कि हमारी जो बेस कंडीशन है, जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन है, वो मेट नहीं हो जाती। तो यहाँ मैं एक कंडीशन में डिफाइन करता हूँ, मैंने बोला सेलेक्ट एन प्लस वन फ्रॉम माई टेबल वेयर, कंडीशन के लिए वेयर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, कंडीशन होना चाहिए, यहाँ हम वेयर से लगा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ वेयर एन जो हमारा हो वो छोटा हो 3 से, कोई भी लगा सकता हूँ मैं कुछ भी कंडीशन। तो मैंने यहाँ लगा दिया कि हमारी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी जब एन हमारा 3 से छोटा हो जाएगा, मतलब एन की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। एन की वैल्यू 2 होगी तब तक तो चलेगा, जैसे ही 3 होगी वो नहीं चलेगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, सही है। और इक्वल टू कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 3 तक चलेगा ये। तो इसके बाद हम लोगों का ये वाला काम हो गया, ये हमारा सीटी वाला काम हो गया, सीटीई, ठीक है। सीटीई वाला काम करने के बाद हमें अपनी मेन क्वेरी लिखना पड़ती है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये हमें एक एरर देगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी मेन सेलेक्ट क्वेरी नहीं है जो हम लोगों को आउटपुट लेके आएगी। तो हमें आउटपुट निकालने के लिए इस टेबल से, अब देखो क्या हुआ, इसे ऐसा मान के चलो आपकी डेटाबेस के अंदर ये टेम्पररी टेबल स्टोर है, लेकिन है नहीं, ऐसा मान सकते हो आप इस टेबल को, माई टेबल को। तो ये टेम्पररी स्टोर होती है, कहीं भी स्टोर नहीं होती, तो एक व्यू में रहती है टेम्पररी। तो मैं अब इसी टेबल को कॉल करता हूँ, मैं इस वाली जो मैं भी बनाया हूँ, मैं बोलता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, ऑल, सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ इससे, फ्रॉम कहां से, यही वाली टेबल से, माई टेबल, सही है। अब मेरी क्वेरी होती है क्वेरी कंप्लीट। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारी एरर नहीं देगी। मैं इस बटन से रन करता हूँ इसको, तो क्या होगा, इसने हमें प्रिंट दिया 1 2 3। अब ये देखो कैसे प्रिंट हो रहा है वो समझो। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे ही ये क्वेरी को बताया कि ये क्वेरी रिकर्सिव है, ठीक है, बताया कि सीटीयू लिख रहे हैं हम लोग और ये रिकर्सिव है, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, हमारा जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि यहाँ पर 2 क्वेरी होंगी, पहली क्वेरी हमारी नॉर्मल क्वेरी होगी और दूसरी होगी हमारी रिकर्सिव क्वेरी। तो पहली क्वेरी में हम लोगों ने 1 दिया, सही है, और 1 को उसने एज ए एन स्टोर कर लिया, ठीक, एन स्टोर कर लिया, तो ये हमें आउटपुट में बेस आउटपुट दे देगी 1, यहाँ पर बेस आउटपुट मिल जाएगा 1। फिर हमारा नेक्स्ट यूनियन ऑल करेगा, इसके अंदर से डेटा लेगा और हमारा ये वाला एन को पुट करेगा इसके अंदर, और यहाँ से हमें n+1 2 दे देगा।
और पहले उससे पहले चेक करेगा कंडीशन कि हमारी n 3 से छोटा है, तो n पहली मतलब आइटरेशन में क्या है 1, तो ये 3 से कम हुआ तो पहला एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 और 2। सही है, ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद n की वैल्यू फिर से प्लस 1 बढ़ के आएगी और यहाँ हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n+1। n इस बार 2 होगा, 2 हमारा चेक करेगा 3 से छोटा है तो 1 कर देगा और n+1 कितना हो जाएगा 3 को हमारा यहाँ प्रिंट कर देगा। अब चौथे में जाएगा, n = कितना हो जाएगा 3 और n+1 = 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले चेक करेगा कि n हमारा 3 से छोटा है। अब n क्या है हमारा 3 है, तो 3 के बराबर है, तो कंडीशन मेट नहीं हुई। अब क्वेरी यहाँ एग्जीक्यूशन नहीं होगा, आगे हमारा पूरी ये टेबल यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि हमारी सेलेक्ट क्वेरी है। तो ये हमारी एक सीक्वेंस प्रिंट हो जाएगा 1 से लेकर 3 तक। ये तो एक बेसिक नॉर्मल तरीका है। ठीक है, लेकिन ये तो एक मतलब कोई हमने टेबल का यूज नहीं किया इसको बनाने के लिए। लेकिन अब बात आती है, ये मैं कल भी बताया था। ठीक है, तो आपको कुल मिला के इसको बताने का मेरा मतलब ये था कि आपको सिंटैक्स समझ में आ जाए, रिकर्सिव का कैसे काम होता है। रिकर्सिव में हम लोगों को विद के बाद एक रिकर्सिव लिखना पड़ता है, 2 क्वेरी लिखना पड़ती है, उनके बीच में या यूनियन में कर लूं या यूनियन ऑल। देखो अगर मैं ये यूनियन लिखूंगा तब भी सेम है, इसको अभी मैं रन करूं तो हम लोगों का तब भी सेम आउटपुट होगा। सही है, और यूनियन ऑल लिख दूंगा तब भी आउटपुट होगा। लेकिन कुछ RDBMS हैं जिसमें यूनियन नहीं चलता, ये वाली एरर देगा। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा एरर देगा, जैसे मैं शायद ओरेकल में भी एरर देता है, ये माइक्रोसॉफ्ट में भी एरर देता है। खाली मतलब ज्यादातर ऑल मानते हैं, इसलिए सब लोग ऑल ही लिखते हैं। ऑल लगभग सभी चलता है, लेकिन यूनियन सब में नहीं चलता, यूनियन कुछ कुछ एरर देते हैं। तो इसलिए ज्यादातर बेस्ट प्रैक्टिस यही है, यूनियन ऑल लिखो। सही है, अब हम लोग चलते हैं अपनी टेबल के पास। यही काम अब टेबल में करते हैं। हमारी टेबल कौन सी है, जो भी मैं बताया था, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। सही है, एम्प्लॉइज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको रन करता हूँ, तो ये हमारी टेबल है। मैं पहले बता चुका हूँ इसको, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, उनके मैनेजर्स की आईडी है, मैनेजर की आईडी इस वाले कॉलम से आ रही है, कह सकते हैं इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, इसके और इसके बीच में। फिर हमारा सैलरी और डेजिग्नेशन है। अब देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है, पहले वो सुनो, तभी समझ में आएगा। ये मैं चाह रहा हूं, जैसे ये वाला बंदा, ये आशा, आशा क्या है, मैनेजर है। आशा की आईडी कितनी है, 7। देखो आशा माइकल को भी मैनेज कर रही है और अरविंद को भी मैनेज कर रही है। ठीक है, यार क्या नेटवर्क आवाज आ रही है ना मेरी? क्या आ रही है आवाज? ठीक है, समझो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं देखो यहाँ आशा को देखो, आशा क्या है, आशा की आईडी कितनी है, एम्प्लॉय आईडी 7 है। अब हम कैसे पता लगाएंगे आशा किस किस को मैनेज कर रही है? तो देखो हम लोगों को मैनेजर आईडी में देखना होगा 7, क्योंकि आशा की आईडी 7 है, तो मैनेजर आईडी में देखने का 7 किसके सामने रखी है। तो देखो 7 और 7 दो जगह लिखा है, माइकल और अरविंद के सामने लिखा है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, माइकल और अरविंद की जो मैनेजर है ना वो आशा है। सही है, अब देखो माइकल की आईडी कितनी है, 5। तो माइकल को अगर 5 हम इसमें ढूंढे, तो ये भी देखो माइकल 3 को मैनेज कर रहा है, सत्या को, जिया को और डेविड को माइकल मैनेज कर रहा है। और अरविंद, अरविंद की आईडी 6 है, अरविंद किसी को मैनेज नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये भी किसी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, सत्या जिया नहीं कर रहा है ना, हाँ ये भी किसी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, डेविड। अब हमारा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट ये है, हम लोगों को निकालना है, हम लोगों को काउंट कर, मतलब हम लोगों को लिस्ट निकालनी है एक, जो जो मेंबर आशा के नीचे काम कर रहे हैं, मतलब आशा जिनको मैनेज कर रही है। तो उसमें हमारा माइकल भी होगा, ठीक है, हमारा अरविंद भी होगा और हमारा ये तीनों बंदे भी होंगे। कुल मिला के 6 रिजल्ट आएंगे, 3 ये और 2 ये और एक आशा तो है ही हमारा। 6 रिजल्ट आएंगे, हमें ये आउटपुट में चाहिए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नॉर्मल सीटी लगाएंगे, हम कुछ और लगाएंगे, तो हमको बार बार क्वेरी लिखना पड़ेगी। पहले हम इसको पहुंचेंगे, फिर इसके ऊपर इसको पहुंचेंगे, फिर यहां से इनके हम लोग एम्प्लॉय निकालेंगे, वो हम इसको टारगेट करेंगे। कई सारा कर बार बार हमें जाना पड़ेगा, या और लंबा स्ट्रक्चर हो तो हमें और गहराई में जाना पड़ेगा। तो जब हमें बहुत गहराई में डेप्थ में जाना पड़ता है, जैसे हम उसमें जाते हैं अपना फैक्टोरियल वगैरह निकालते हैं, उसी तरीके से देखो ये निकल रहा है ये चीज। तो उसके लिए हम बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम लोग लिखते हैं एक रिकर्सिव क्वेरी, जब हमें बार बार डेप्थ में जाना होता है, सेम चीज बार बार ढूंढनी होती है। तो यहाँ भी हम रिकर्सिव का यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं।
रिकर्सिव के लिए विद से शुरू होगा, विद बोलूंगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी रिकर्सिव है, ठीक है, मैंने बोला रिकर्सिव। अब टेबल का नाम फिर से चलो माई टेबल ही रख लेता हूं मैं, माई टेबल, ठीक है, और इसको एज यूज करूंगा। एज के बाद मुझे अपनी पैरेंथेसिस लगाने के बाद मैं इसको ऐसे, अब इसके बाद मैं अपनी पहली क्वेरी लिखूंगा, मैं बोलूंगा सेलेक्ट, पहली क्वेरी होगी मेरी सेलेक्ट, पहली क्वेरी मेरी ये आशा को सिलेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि मुझे आशा के नीचे वाले सारे एम्प्लॉइज निकालने हैं जो आशा के अंडर काम कर रहे हैं, सही है। तो मुझे सबसे पहले आशा को सेलेक्ट करना होगा, तो मेरा सिंटेक्स क्या होगा, मतलब क्वेरी क्या होगी, मैं बोलूंगा सेलेक्ट, ठीक है, ऑल फ्रॉम, कहां से, एम्प्लॉय नाम की टेबल से, ठीक है, एम्प्लॉयज नाम की टेबल से, वेयर, कंडीशन होगी मेरी, कंडीशन किस लिए लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे आशा को सिलेक्ट करना है, वेयर नेम इज इक्वल टू आशा। ये बात समझ में आई, ये वाली क्वेरी। तो यहां अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे एक आउटपुट मिलेगा जो कि हमारा होगा आशा, सही है। इस वाली क्वेरी का अंदर वाली को मैं सिलेक्ट करूंगा ओनली। इतना क्लियर है ना सबको? हाँ ठीक है। अब देखो इसके बाद मुझे यूनियन ऑल लगाना पड़ेगा, यूनियन ऑल, यूनियन ऑल यूज करूंगा। यूनियन ऑल के बाद मुझे अपनी सेकंड क्वेरी जो कि मेरी रिकर्सिव क्वेरी होगी उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहां से, रिकर्सिव क्वेरी हमेशा उसी टेबल को कॉल करती है जो टेबल हम बना रहे होते हैं। हम यहाँ पर कौन सी टेबल बना रहे हैं, माई टेबल बना रहे हैं टेम्परेरी, तो माई टेबल ही हमेशा जो रिकर्सिव क्वेरी होती है माई टेबल को ही कॉल करती है। तो मैं बोलूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहां से, माई टेबल से, ठीक है। इसके बाद अभी देखो, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसकी आईडी निकालने के बाद, आशा की आईडी निकालने के बाद उसको कंपेयर करना होगा सारी मैनेजर आईडी से, तभी मुझे आउटपुट में मिलेगा। देखो क्या होगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मैनेजर आईडी। अब मुझे ऐसा कभी भी दो टेबलों से मुझे जब ढूंढना होता है, देखो अब दो टेबल मानो, पहली टेबल ये हो गई और दूसरी टेबल हमारी एम्प्लॉय वाली जो मेन टेबल है। तो अब हमारे पास दो टेबल हो गई, जब दो टेबल से हमें डेटा निकालना होता है तो हम ज्वाइन का यूज करते हैं, सही है। तो हम यहाँ ज्वाइन यूज करेंगे। मान लो इसको मैंने बोल दिया एम्प्टी, इस माई टेबल का मैंने एलियस ले लिया एम्प्टी, या शॉर्टकट में एम ले लूँ मैं, चलो एम ले लिया। इसके साथ मैंने ज्वाइन करा एक अपनी दूसरी टेबल को जो कि हमारी मेन टेबल है एम्प्लॉय, सही है, और इसको मैंने ई से डिनोट कर दिया, एलियस ले लिया इसका ई। अब मुझे कभी भी मैं ज्वाइन करता हूं तो ज्वाइन करने के लिए मुझे ऑन देना पड़ता है, ऑन, ठीक है। अब देखो मेरा माई टेबल के अंदर आशा की मुझे आईडी चाहिए, तो मुझे माई टेबल के अंदर आईडी को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं किस टेबल से, एम डॉट आई डी। अब यहां से हमें आशा की क्या मिलेगी, आशा हो गया या जो भी हमारा मतलब मैनेजर होंगे उनकी सारियों की आईडी मिलेगी यहाँ से, मैनेजर वाली टेबल से। उसको हम कंपेयर कराएंगे अपनी मेन टेबल, यानी कि जो हमारी एम्प्लॉय है जिसका एलियस मैंने लिया हूं ई, उस ई से कंपेयर कराएंगे। ई के कौन से कॉलम से, ई के मैनेजर आईडी वाले कॉलम से, इस कॉलम से कंपेयर कराएंगे, सही है। मैं बोलता हूं ई डॉट मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसको मैं कंपेयर कराऊं, ये मेरी कंप्लीट होती है यहाँ पर। अच्छा एक चीज और करता हूं मैं, यहाँ मैं ऑल की जगह मैं ले लेता हूँ, सपोज मैं आईडी दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कॉमा मैं नेम दिखाना चाह रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ ये बताऊंगा मैं, वरना एरर आएगी, मैं ये ना लिखूंगा। नेम दिखाना चाह रहा हूँ और मैं दिखाना चाह रहा हूँ मैनेजर आईडी, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, और मैं दिखाना चाह रहा हूँ डेजिग्नेशन, सैलरी अभी नहीं चाहिए मुझे, दिखा भी सकता हूँ चाहूँ तो मैं, डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन दिखाना चाह रहा हूँ। इन सभी को कॉल कर रहा हूँ, मतलब कॉपी कर रहा हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद इस स्टार की जगह भी मुझे सेम कॉलम दिखानी, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ व्यूज अच्छा दिखेगा। अब इसके आगे ना मुझे देखो, मैं इसे रन करूंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे ये आईडी किस कॉलम से उठानी है और यहाँ आईडी किस टेबल से उठानी है, सॉरी, ये आईडी किस टेबल से उठानी है, ये आईडी किस, तो मुझे अपना टेबल बताना पड़ेगा। तो ये आईडी सपोज मैं अपनी एम्प्लॉय वाले टेबल से उठाता हूँ, ई डॉट एम्प्लॉय टेबल, तो सबके आगे मुझे ई डॉट लगाना पड़ेगा। इसको कंफ्यूजन नहीं बनेगा, मतलब हमारे पीजी एडमिन को, कि किस टेबल से उठाना है मुझे, अच्छा सही है, सर सबकी डॉट। बोलो।
नहीं, सब में ई डॉट लगाना है क्या? हाँ, ई डॉट लगाना पड़ेगा। अब उसमें ना लगाऊं मैं तब भी चल जाएगा ऊपर वाले में, ठीक है, क्योंकि हमने एक को बता दिया तो ऑटोमेटिक तो वो दूसरी ले ही लेगा। एक का तो ई डॉट देने से भी तो हो जाएगा। हाँ, अब हमारा यहाँ शायद हाँ कंप्लीट होती है। अब देखो ये हमारी क्या होगा, रिकर्सिव वाला, ये हम कहते हैं सीटीई वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, सही है। अब इसके बाद हमें अपनी मेन क्वेरी जो कि हमारी सेलेक्ट क्वेरी होती है वो डिफाइन करना पड़ेगी। मैं बोलता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ बोलता हूँ ऑल, ये बोलता हूँ फ्रॉम, फ्रॉम किससे, माई टेबल से, जो कि हमने अभी टेम्परेरी बनाई है, उसी में सारा डेटा है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, क्या आएगा आउटपुट, सही आना चाहिए। देखो वही 6 आउटपुट आए जो मैं बोल रहा था। तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो आशा है वो उसका आईडी 1 थी, आशा की आईडी 1 थी, उसका मैनेजर 1 है, ठीक है, और माइकल की मैनेजर 7 है। इस टाइप से करके सारों का नाम आ गया। अभी भी देखो थोड़ा अगर हम देखें, देखो आशा के अंदर 2 हैं, माइकल और अरविंद, ठीक है। फिर अरविंद के अंदर कोई नहीं है, माइकल के अंदर ये 3 बंदे हैं, सत्या, जिया और डेविड। ऐसे है ये पूरा मतलब, ठीक है। अब एक चीज और, मैं एक चीज थोड़ा सा इसमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कौन किस किस लेवल पे है, तो ये लेवल भी दे सकता हूँ मैं। लेवल देने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा मैं इसको सुंदर बनाता हूँ टेबल को अपनी, नहीं डालता हूँ, और वेयर कंडीशन को मैं यहाँ लेता हूँ। ये हमारी बेस क्वेरी हो गई। इसके बाद ये हमारी रिकर्सिव क्वेरी को भी ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी होगी रिकर्सिव क्वेरी। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ मेरे आईडी, नेम, मैनेजर नेम और डेजिग्नेशन वाली कॉलम है, इसके आगे मैं एक कॉलम और लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं 1 देता हूँ एज लेवल, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, एक कॉल लो जिसमें पहले 1 लेके जाओ, और उसको पहले मतलब पहले आप जैसे काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं ना पिछले वाले में, वही वाला काम कर रहा हूँ मैं। उस टाइम में 1 एज एन लिखा था, तो अब की मैं लिख रहा हूँ 1 एज लेवल। उससे मेरा ये पता चलेगा कि कौन सा बंदा किस लेवल पे है, सही है। अब इसको 1 एज लेवल किया हूं, तो 1 जो हमारी रिकर्सिव क्वेरी है उसके अंदर लेवल प्लस 1 करना पड़ेगा मुझे, सही है, क्योंकि उसमें हमें एक प्लस करके बताना होता है। तो ये मेरे कॉलम, यहाँ से यहाँ तक मेरे कॉलम है। इसके आगे मैं अपना नेक्स्ट कॉलम लिखता हूँ, जो कि हमारा है, किससे आएगा, ये हमारा एम वाली टेबल से आएगा, ठीक है। एम डॉट लेवल, सॉरी लेवल प्लस 1 इज इक्वल एज, हाँ सॉरी एज लेवल, इसको मैंने लेवल ले लिया। वही वाली चीज है एन जो हम पहले लिए थे, अगर ध्यान दो, क्यों, क्योंकि मेरा देखो अब लेवल नाम का कॉलम है, उस टाइम हमारा एन था, तो मैंने बोला एम नाम की टेबल में लेवल नाम का एक कॉलम है, उसमें आप एक और जोड़ दो और उसे स्टोर फिर से कर दो लेवल के नाम से, सही है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ अगर आप 2 देंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारे मतलब रिकर्जन होंगे वो सारे रिकर्जन प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर एक नए कॉलम, जो कि लेवल नाम का होगा। देखो हम लोग इसको रन करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, देखो सबसे पहले आशा 1 नंबर लेवल पे है, मतलब सबसे टॉप पे आशा। फिर उसके बाद ये 2 सेम लेवल पे हैं, इनकी रैंकिंग 2 आ गई, और सत्य और ये सेम लेवल पे, इनकी 3 आ गई, ठीक है। तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे लेवल लोगों का आ गया। तो रिकर्सिव में इतना ही है, कुछ ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर समझ लोगे तो मोर देन इनफ, काफी है अगर इतना समझ लिया होगा तो। इतना क्लियर है सबको? तो आगे बढ़े, ये टॉपिक हमारा रिकर्सिव वाला या सीटी वाला टॉपिक होता है यहाँ कंप्लीट, हाँ सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग एसक्यूएल को पाइथन से कनेक्ट करेंगे, सही है। और उसके बाद हम लोग पीडी पांडा से भी कनेक्ट करेंगे। तो हम उस पर चलते हैं। अब मैं पीजी एडमिन का काम नहीं है, पीजी एडमिन मैं यहाँ से करता हूँ 1 बंद, और मैं जाता हूँ अपना, अच्छा, इसको सेव करके वापस जो सेव किया उसको चालू कैसे करेंगे? किसको, मतलब इसको मान के चलो हम लोग इसको सेव किए, देखो पहले तो हिस्ट्री में भी मिलती है आपको, सुनो हिस्ट्री में भी सारी वो मिलती है आपको, जितनी भी मैं चलाया हूँ सब मिलती है। इससे अगर कंट्रोल ऐसे सेव कर जाओगे तो सारी हिस्ट्री में देखो सारी क्वेरीज मिलती है। या फिर आप इसे फाइल भी सेव कर सकते हो। देखो ये सेव का आइकन है, वही फाइल डॉट एसक्यूएल नाम से फाइल को सेव कर दो बस, सिंपली, ठीक ये है। फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर इसको खोलना होगा हमको कल परसों, फिर वहां से कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ लाके नॉर्मल ऐसे ही जैसा ये लिखा है वैसे लिखा हुआ आएगा इसके अंदर। और इसमें शायद इंपोर्ट का भी ऑप्शन हो। ओपन फाइल, ये रहा ओपन फाइल, आप यहाँ अच्छा, वापस से ओपन कर लो, ठीक है। ठीक। ये वाला ओपन का, और ये तुम्हारा सेलेक्ट का, या ऑल्ट एस दबाओगे सेव हो जाएगी, और ऑल्ट ओ दबाओगे वही सेव करने के बाद लाना कैसे, पता ही नहीं। ऑल्ट ओ, ठीक है।
या आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो खोल के नोटपैड में, खोलो नोटपैड में तो कॉपी पेस्ट, वो भी सही वो भी एक तरीका, या फिर आप यहाँ से ओपन कर सकते हो फाइल को। वही करना है। अब ये मैं क्लियर हो गया, किसी को रिपीट की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बंद करने जा रहा हूँ इसलिए बता पूछ रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, लीव पीजीएड में मैंने कर दिया बंद, और अपन चलते हैं अब गूगल नेटवर्क खराब है। चलो हम लोगों का ये क्या है अभी, देखो हम लोग समझो, हम लोग कभी कभी नहीं, हमेशा हम लोग एसक्यूएल को यूज करने के लिए एक सर्वर बनाते थे। क्या करते थे, सर्वर। और सर्वर हमें कौन प्रोवाइड कराता था, आरडीबीएमएस वगैरह होते थे। जैसे हम लोगों का पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, या हमारा माइएसक्यूएल हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, ओरेकल का हो गया, वो सारे मतलब आरडीबीएमएस हो गए, वो हम लोगों को एक सर्वर प्रोवाइड कराते थे। सही है, सर्वर पे हमारी टेबल वेबल स्टोर होती थी और वहां से हम एसक्यूएल का यूज करके डेटा फैच करते थे या उसमें इंसर्ट करते थे। सही है, लेकिन हम जब पाइथन में यूज करते हैं तो पाइथन में हम कोई सर्वर नहीं बनाते होते हैं। पाइथन में हम एक लोकल फाइल बनाते हैं जो कि हमारी होती है .db नाम से। ठीक है, जैसे माई db स्टेप से करके, मतलब उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो .db होती है। जैसे हमारी पाइथन की होती है .py, पाइथन की जो फाइल होती है वो .py होती है। सही है, ऐसे ही हमारी इसकी जो फाइल होती है डेटाबेस की, वो होती है हमारी dy। तो इसको डेटाबेस यूज करने के लिए उसके अंदर पाइथन के अंदर एक इनवोल्ट लाइब्रेरी है, हमें ना कोई इंपोर्ट करनी है ना हमें इंस्टॉल करनी है, पाइथन के अंदर है, जो कि हमारी है, उसका नाम है SQL Lite 3, ये इसका नाम है। ठीक है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है पहले, जब कभी भी हम एसक्यूएल यूज करेंगे अपने पाइथन के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, सबसे पहला काम इंपोर्ट SQL Lite 3। सही है, इतना सिंटैक्स हो गया। पाइथन के लिए कुछ इंपोर्ट नहीं था, लेकिन एसक्यूएल के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। उल्टा कह रहे हो आप, एसक्यूएल के लिए कोई इंपोर्ट नहीं, मैं पाइथन के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक मॉड्यूल है, सुनो, इंपोर्ट करना पड़ता है ना, एसक्यूएल के लिए कोई इंपोर्ट नहीं करना था। देखो सुनो, अब हमारा जो SQL Lite है वो एक मॉड्यूल है, ठीक है, जो कि हमारा मैनेज करता है डेटाबेस, जैसा कि हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल था। ठीक है, वो भी हमारा यूज होता था डेटाबेस को बनाने के लिए। तो ऐसे ही हमारा पाइथन के अंदर SQL Lite होता है, इसका 3 ये वर्जन लिखा है यहाँ पर, SQL Lite 3। तो ये हमारा है जो कि हम लोग इसको यूज करेंगे अपने एसक्यूएल में डेटाबेस सॉरी पाइथन के अंदर डेटाबेस बनाने के लिए, फैच करने के लिए, सारा काम करेंगे। सही है, इसको मैं रन करता हूँ एक बार। तो ये क्या हो गया, हमारे फाइल के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद मुझे अपना कनेक्शन बनाना होता है। जैसे हम लोग अगर MySQL यूज कर रहे होते हैं, हमें कनेक्शन बनाना होता है, तो हम बोलते हैं यूज और डेटाबेस का नाम। ठीक है, ये हम किसमें यूज करते हैं, माई डेटाबेस में। और हम लोग अगर हम पोस्टग्रे में यूज करते हैं तो हम नॉर्मली क्वेरी को कनेक्ट करते हैं, क्वेरी वाली फाइल को करते हैं ना, तो वो हम कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे हम अगर हमें यहाँ करना होता है तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी, मैंने कनेक्शन नाम से बना दिया कनेक्ट। ठीक है, और उस वेरिएबल में मुझे अपने मॉड्यूल को कॉल करना पड़ता है, जो कि हमारा SQL Lite 3। ठीक है, इसमें देखो डबल एल नहीं है, लाइट के लिए अलग, वो एक ही एल यूज किया है, लाइट के लिए भी और SQL के लिए। फिर इसके बाद मुझे कनेक्ट यूज करना पड़ता है, मैं डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है, तो कनेक्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, कनेक्ट क्या है, एक मेथड है जो कि इस लाइब्रेरी के अंदर है। इसका काम होता है हमारे डेटा बनाना, ये दोनों काम एक साथ करता है, डेटाबेस को कनेक्ट भी कर देता है और डेटाबेस क्रिएट भी करता है। इसका सिंटैक्स ये है, आप मॉड्यूल का नाम लिखोगे, डॉट कनेक्ट लिखोगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाओगे, पैरेंथेसिस के अंदर आपको डेटाबेस का नाम देना होता है। अब इसमें डेटाबेस का नाम होता है ना, यहाँ कोई सर्वर नहीं होता है स्टोर करने के लिए। हम लोग जो डेटाबेस स्टोर करते हैं, जो अपना डेटा स्टोर करते हैं, जो अपनी टेबल स्टोर करते हैं, ठीक है, वो हम एक फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, और वो फाइल का नाम हमें यहाँ देना होता है। जैसे माई डेमो, ठीक है, माई डेमो लिख देता हूँ। सही है, मेरा फाइल का नाम है माई डेमो, और इसके बाद उसकी एक्सटेंशन होती है DB। तो मैंने बोला कि देखो, मैंने बोला आप कनेक्ट करो
किससे, SQLite से बोला कि कनेक्ट करो आप किससे, mydb.demo से। अब ये क्या काम करेगा, ये पहले तो ये फाइल, क्योंकि ये फाइल देखो मेरी, देखो इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है इस नाम की, नहीं है ना, तो ये काम करेगा, पहले इस फाइल को क्रिएट करेगा, इस नाम से एक फाइल क्रिएट करेगा ब्लैंक, और उस फाइल के अंदर मतलब उस फाइल को कनेक्ट कर देगा एज ए डेटाबेस। मैं इसको रन कर रहा हूँ फिर समझ में आएगा। इसको रन किया मैंने, एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो इसके अंदर फोल्डर के अंदर जाता हूं, मैं देखता हूं यहां मेरी एक फाइल मिल जाएगी जो कि मैंने यहां इसमें नाम दिया, ठीक है। इसका काम क्या हुआ, इसने एक फाइल क्रिएट कर दी। अब ये हमारी डेटाबेस फाइल कहलाती है, इसकी एक्सटेंशन है हमारी डीबी, तो डेटाबेस की फाइल है। अब ये मानो जो भी हमारी टेबल बनेंगी वो इसके अंदर बनेंगी, सही है। अब इसको मैं देखो डबल क्लिक करके अगर ओपन करूंगा तो इस मेरी राइट साइड में ये ओपन होगी, और इसके अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि कुछ है ही नहीं, अभी कुछ डाला नहीं है। अब हमारा ये काम कनेक्ट हो, वो क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या काम किया, अभी तक हमने इंपोर्ट किया मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हमने एक डेटाबेस बनाया और उस डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया, और उसका कनेक्शन हमने एक कनेक्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर कर लिया, सही है। अब मुझे अगर टेबल बनाना है, कुछ कराना है, तो क्वेरी लिखना पड़ेगी। तो क्वेरी लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे अपना कर्सर क्रिएट करना पड़ता है। तो कर्सर क्रिएट करने का मेरा सिंपल सा सिंटैक्स है, पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा कर्सर। अब कर्सर क्या है वो मैं बता रहा हूं अभी आपको। कर्सर के लिए फिर मुझे अपना जहां कनेक्शन है मेरा उसे यूज करना है। मेरा कनेक्शन किसमें, COON में, इसके अंदर मेरा कनेक्शन है, और इसका एक मेथड है जो कि हमारा कर्सर, ठीक है। कर्सर के बाद में पैरेंथेसिस लगाओ, ये हमारा मतलब SQLite का एक मेथड कह सकते हो, या हम कह सकते हो क्लास कह सकते हो, क्लास है, सॉरी कर्सर की एक क्लास है, ठीक है। ये क्लास है, मैं इसको रन कर लूंगा तो हमारा पॉइंटर किस पे आ जाएगा, कर्सर पे आ जाएगा। तो कर्सर का काम क्या होता है, कर्सर का काम होता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। हम लोगों ने कर्सर बना लिया, अब हम जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो इस कर्सर के थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ेगी हमें, सही है। अब हम क्या करते हैं, इस कर्सर से क्या बोलते हैं कि हमारी क्वेरी बनाओ, एक क्वेरी लिखो। तो हम लोग क्वेरी लिखने के लिए सीधा सा सिंटैक्स यूज करेंगे। मैं बोलूंगा कर्सर। अब ये कर्सर कौन सा है, ये हमारा वेरिएबल वाला कर्सर है जो हम लोग स्टोर किए हैं। इस कनेक्शन को कर्सर बना के हम इसके अंदर स्टोर कर लिए, ठीक है। अब कर्सर के अंदर स्टोर है हमारा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। हमें जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट करना होती है, हम लोग पोस्टग्रे में क्या करते थे, वो ऊपर आइकन होता था उस पर क्लिक करके करते थे, या फिर हम F5 दबाते थे। तो वही काम हमारा ये एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब ये हुआ क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, सही है। इसके बाद मुझे पैरेंथेसिस लगाना होती है, फिर मुझे डबल कोट के अंदर अपनी क्वेरी, या डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर अपनी क्वेरी लिखना होती है। सिंगल कोट में तब यूज करूंगा अगर मेरी क्वेरी के अंदर कोटेशन नहीं आ रहा है। अगर मेरा क्वेरी के अंदर कोटेशन आ रहा है तो मुझे डबल कोट यूज करना पड़ेगा। अगर मेरी क्वेरी मल्टी लाइन है तो मुझे ट्रिपल कोट यूज करना पड़ेगा, जो कि एक बेसिक स्ट्रिंग लिखने का तरीका है पाइथन के अंदर। गॉट इट। अब मैं क्यों, क्योंकि मेरी क्वेरी जो होगी, क्रिएट क्वेरी कर रहा हूँ, क्रिएट क्वेरी में लिखता हूँ मल्टीपल लाइन में, तो मैं 3 बार कोटेशन लगाता हूँ, सही है। ट्रिपल कोट के अंदर लिखता हूँ, सही है। ट्रिपल कोट के अंदर मैं क्वेरी लिखना शुरू करता हूँ। मैं बोलता हूँ क्रिएट, एक टेबल बनाना है मुझे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम सपोज स्टूडेंट, ठीक है। मैंने एक टेबल क्रिएट करी स्टूडेंट नाम की, और उसके अंदर अब मुझे क्या करना होता है, अपने कॉलम्स बताने होते। सेम क्वेरी जो हम एसक्यूएल में यूज करते थे, कुछ अलग से नहीं है। अब मुझे अपने कॉलम बताना होंगे, तो पहला मेरा होगा सपोज रोल नंबर, सही है। और यहाँ क्या जाएगा, मेरा इंटीजर जाएगा, और ये हमारा प्राइमरी की रिएक्ट करेगा एज ए प्राइमरी की। सेम क्वेरी जैसे हम लिखते थे वैसे लिखेंगे, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के एंटर के बाद मैं अपनी नया कॉलम लिखूंगा। नया कॉलम मेरा सपोज नेम होगा, ठीक है। नेम मेरा वेरकेर जाएगा, ठीक है। वेरकेर में कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, 50 दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसे कॉमा लगाता हूँ, फिर अपना लास्ट बोलता हूँ मैं एज, ठीक है। एज नाम का एक कॉलम होगा, और ये हमारा इंटीजर होगा, और इसके बाद बस ये 3 कॉलम ले रहा हूँ। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, मुझे एरर आई फिलहाल। तो क्या बोल रहा है ये, इनवैलिड सिंटैक्स। तो लास्ट में टेबल स्टूडेंट इंटीजर वेक्टर 50 किस जगह पे कह रहा है, प्राइमरी की नियर डबल कोटेशन। इसमें डबल कोट कहाँ लगाया हूँ मैं,
कहीं डबल कोट लगाया हूँ, इसको दोबारा रन करते हैं अपन। एक मिनट, डबल कोट तो हम लगाए भी नहीं, ये डबल कोट एक ब्रैकेट ज्यादा हो गया वहां पे। किस जगह? नहीं सही है वो भी तो सही ये है। ब्रैकेट हमारा हाँ इसको वो क्लोज, स्टूडेंट के बाद अच्छा में जो है वो तो सही है ना। और ये वाला हमारा इसको कर रहा है, ये भी ठीक है, ये ट्रिपल भी कोट ये डॉट कर्सर कर ये नहीं कर, रुको। अच्छा ठीक है, अब देखो शायद करो। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, कॉमा कॉमा। अच्छा ठीक है, कुछ किसी ने बताया नहीं, बताओ कहाँ है, समझ में आया किसी को? हम लोगों ने जब हाँ कॉलम के नाम लिखते हैं उसके बाद कॉमा कहाँ होता है क्वेरी में अपना? हाँ ये वाला कॉमा भी मैं गलत दे दिया हूँ, ये वाला हाँ कॉमा भी हाँ हाँ समझे। बस अब ध्यान नहीं किया मैंने। और ये एंड वाला कॉमा सही है, ये वाला कॉमा सही है। देखो ये वाले सही लिखा हूँ टेबल, लेकिन ऊपर वाले में गड़बड़ कर दिया। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रन हो गई। अब रन में आउटपुट में हमें एक नॉर्मली वो मिला, ऑब्जेक्ट मिली कर्सर की, ठीक है, कर्सर क्लास की एक ऑब्जेक्ट मिली, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये सक्सेसफुल रन हो गया। अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, हमारी एक टेबल बन गई है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब इस टेबल के अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो डेटा इंसर्ट के लिए फिर से हमें एक क्वेरी चलाना पड़ेगी, डेटा इंसर्ट करने के लिए फिर से एक क्वेरी चलाना पड़ेगी, और क्वेरी चलाने के लिए हमें कर्सर को यूज करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो फिर से मैं बोलता हूं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के बाद वही काम, मेरा ट्रिपल कोट, ठीक है। और एंटर मार के मैं यहां ले जाता हूं। अब मैं लिखता हूं इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, अपना टेबल का नाम होगा, टेबल का नाम क्या है हमारे यहाँ, स्टूडेंट, सही है, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट है, सही है, स्टूडेंट। फिर उसके बाद मुझे कॉलम बताना होते हैं, पहला मेरा क्या, रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है, कॉमा लगा के अपना सेकंड कॉलम मेरा जो है नेम, और थर्ड कॉलम मेरा है एज, सही है। इसके बाद मुझे क्या होना देना होती है, वैल्यूज, वैल्यूज, सही है। और वैल्यूज के बाद मुझे फिर से अपने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दे देना होती है, कोई भी दे रहा हूं मैं सपोज पहले का रोल नंबर कुछ भी 1 दे दिया मैंने, ठीक है, उसके नाम कुछ भी दे दिया, ठीक है, अपना नाम लिख दिया मैंने, फिर एज में मैंने कुछ भी 25 दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा अपनी सेकंड वैल्यू, जैसे हम लोग वहां लिखते थे नॉर्मल, अलग नहीं है, 2 दिया, फिर किसी का भी नाम ले लिया मैंने एक, और उसके बाद हम लोगों ने 24, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगाऊंगा, इसके बाद मैं एक वैल्यू और ले लेता हूँ, मैंने 3 ले लिया, कॉमा लगाता हूँ, सही है। इसके बाद इसको बंद करता हूँ, कॉमा लगा के 23, सही है। अब इसको मैं रन करता हूँ एक बारी, तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, ये कर्सर के अंदर की हमारी जो एग्जीक्यूट क्लास है, मेथड है, सही है, कर्सर क्लास का एग्जीक्यूट मेथड है, उसको ये हमारा ये एग्जीक्यूट कर देगा। अब हमें क्या मिला, एक कर्सर नाम की आउटपुट में मिला, इसका मतलब हमारा सक्सेसफुल क्वेरी इंसर्ट हो गई। अब हमें ये देखना है, ठीक है, इसका आउटपुट हमें, मतलब ये डेटा हमें फैच करना, अभी तक तो हमने इंसर्ट वाला काम किया है, ठीक है। अब डेटा हमें फैच करना है तो डेटा फैच करने के लिए हम सेलेक्ट क्वेरी यूज करेंगे, सही है। और सेलेक्ट क्वेरी यूज करने के लिए पहले, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है, हमें पहले कमिट करना पड़ता है। ये अगर हम अभी, हम लोगों को ये एक क्लास बन गई लेकिन उस फाइल के अंदर डेटा नहीं गया है, डेटा उस फाइल के अंदर नहीं गया होगा, इसके लिए हमें कमिट करना होता है। तो मैं कमिट कैसे करता हूँ, कमिट मेरा जो इनिशियल में कनेक्शन बनाया था ना, इनिशियल वाला कनेक्शन कर्सर से पहले, उस कनेक्शन को मुझे टारगेट करना होता है और कनेक्शन को कमिट करना होता है। मैं बोलता हूँ कनेक्शन डॉट कमिट, ठीक है। कमिट के बाद ये सारा चेंजेस हो जाएंगे, किसके अंदर जाके चेंजेस हो जाएंगे, फाइल के अंदर, यानी कि सारी हमारी टेबल इंसर्ट हो जाएंगी फाइल के अंदर। तो कमिट कर दिया, कमिट के बाद मुझे कनेक्शन को क्लोज भी करता हूँ मुझे, क्योंकि अब जरूरत नहीं है, तो डॉट क्लोज। तो क्या होगा, हमारा इस क्लोज से हमारा कनेक्शन हो जाएगा क्लोज। इस दोनों को रन करता हूँ, ठीक। अब हमारा सारी चीजें टेबल के अंदर ये डेटा आ गया होगा सब, क्यों, क्योंकि मैंने कमिट कर दिया यहाँ पर।
अब मुझे यूज करना है सेलेक्ट क्वेरी फिर से। तो मैं कर्सर को अगर मैं टारगेट करूं दोबारा से, चलो करके देखते हैं क्या होता है। मैं बोलता हूं कर्सर, ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट जो हम लोग अभी यूज किए थे। एग्जीक्यूट के बाद मैं अपना डबल कोट के अंदर लिखता हूँ सेलेक्ट क्वेरी। मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहां से, स्टूडेंट, सही है। अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो ये एक एरर देगा। एरर क्या देगा देखो, ये बोलेगा कि कैन नॉट बी ऑपरेट ऑन द क्लोज डेटाबेस। क्यों? क्योंकि हमने अपने डेटाबेस को यहाँ क्लोज कर दिया, तो अब ये दोबारा से ऑपरेट नहीं होगा। अगर आपको दोबारा से इसे यूज करना है तो दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे कनेक्ट करने के लिए मुझे फिर से ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो यहां से मैं इसे फिर से कनेक्ट कर रहा हूं एक बारी। अगर मैं ऊपर क्लोज नहीं करता तो मेरा बराबर काम करता। अब ये देखो कनेक्ट हो गया, अभी भी काम नहीं करेगा। क्यों? ये कनेक्ट तो हो गया लेकिन हमने कर्सर नहीं बनाया। वो ऊपर वाला कर्सर था, उसे हमने कमिट कर दिया, तो वो कर्सर का काम खत्म हो गया। दोबारा से कर्सर भी हमें बनाना पड़ेगा। तो दोबारा क्या करता हूँ, मैं कर्सर भी बना लेता हूँ। यहाँ कर्सर बनाता हूँ इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ कनेक्ट डॉट कर्सर। अब की आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? अरे यार मेरा नेटवर्क ही नहीं चल रहा है भाई, बोल रहा हूँ ठीक है? कट जा रहा है। तो इसको मुझे, मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ से इसको उठा के भी कट मैं करता हूँ। जियो कॉल किया हूँ तब चल रहा है रन थोड़ा। कर। अब देखो ये मैंने दो चीजें रन की। पहला मैंने अपना कनेक्शन रन किया, इससे मेरा होगा क्या, मेरा जो दोबारा कनेक्शन है फिर से क्रिएट हो जाएगा अपनी टेबल के साथ या अपनी फाइल के साथ। और ये हमारा कर्सर से हमारा कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा, जो क्लास थी हमारी वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसको मैं रन करता हूँ सेलेक्ट क्वेरी को, तो क्या आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगी। सही है, ये ऑब्जेक्ट मिलेगी। अब इस ऑब्जेक्ट से अगर मुझे डेटा चाहिए, सारा डेटा फिलहाल अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, जो कि एक कर्सर क्लास की ऑब्जेक्ट है। सही है। अगर हमें डेटा चाहिए तो इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, आइटरेट करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं लूप चलाना पड़ेगा इसमें। सही है। तो लूप चलाने से पहले जैसे हम लोग आरई मॉड्यूल में यूज किए थे, फाइंड ऑल किए थे ना, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आती थी, ऑब्जेक्ट से डेटा निकालने के लिए फाइंड ऑल करते थे, या हम लोग उसमें भी करते थे वेब स्क्रैपिंग में। तो वही वाला काम हम यहाँ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ फाइंड ऑल नहीं कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ बोलते हैं फैच ऑल। तो सपोज मैंने इस एग्जीक्यूट क्वेरी को, सेलेक्ट क्वेरी को एक डेटाबेस में, सॉरी वेरिएबल में ले लेता हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ सेलेक्ट अंडरस्कोर क्वेरी, कुछ भी नाम रख लेता हूँ मैं। तो क्या हुआ, मेरी अब ये क्वेरी है इस सेलेक्ट के अंदर आ गई है, इस सेलेक्ट क्वेरी के अंदर आ गई है ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद। अब क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ डेटा नाम के एक वेरिएबल बनाता हूँ, और डेटा के बाद मैं सेलेक्ट क्वेरी को टारगेट, ये वाली सेलेक्ट क्वेरी, इस सेलेक्ट क्वेरी को बोलता हूँ डॉट फैच ऑल। सही है, फैच ऑल। अब इसको मैं रन करता हूँ एक बारी। अब सारा डेटा मेरा फैच, देखो फैच ऑल से मतलब क्या हुआ, इस हमारी जो ये ऑब्जेक्ट थी, जो सेलेक्ट क्वेरी वाली ऑब्जेक्ट थी, उससे डेटा निकल के इस डेटा के अंदर आ गया। अगर मैं अभी डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा मेरा, देखो डेटा को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, क्या आएगा, एक हमें लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर टपल मिलेंगे जो हमने वैल्यू इंसर्ट की थी उनके। अगर आपको टपल चाहिए तो आप एक लूप चला सकते हो। कैसे, यहां बोलूंगा मैं फॉर रो, क्योंकि मुझे रो चाहिए, रो इन अपना डेटा में। इसके बाद में कोलन लगाऊंगा, कोलन के बाद मैं बोल दूंगा प्रिंट क्या, प्रिंट हमारा रो। सही है, तो हमें सारी रोज मिल जाएंगी। सही, अब ये आपका काम हो गया। अब नॉर्मली हमने पाइथन से देखो क्या काम कर लिया, हम लोगों ने अपना कनेक्शन बनाना सीखे, हम लोगों ने कर्सर बनाना सीखे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना सीखे। इससे आप कोई सी भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो अब इस अलग से हर क्वेरी को बताने की वाली कोई अलग सी बात नहीं है, क्योंकि क्वेरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारी ऑलरेडी। हम लोगों का काम ये क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे करोगे पाइथन के अंदर, तो वो कर्सर बना के आप एग्जीक्यूट मेथड का यूज करके कर लोगे। सही है। फिर उसके बाद कमिट करना होता है हमें, अपने करेक्शन को क्लोज भी कर सकते हैं हम लोग। कमिट क्लोज क्या है? कमिट का मतलब ये होता है हमने जो चेंजेस किए वो फाइल में चेंज एक्चुअल में कमिट करना, उसको मतलब एक्चुअल फाइल में कमिट करना, चेंज करना। हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बनाई थी, ये ऑब्जेक्ट जाके हमारी, अभी तो हम टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ था डेटा, उसको कमिट करना तो हमारा डायरेक्ट फाइल के अंदर कमिट से होगा।
और कनेक्शन क्लोज करना, ठीक है। फिर हमने कनेक्शन बनाया और उसको हम लोगों ने सेलेक्ट क्वेरी यूज की। सेलेक्ट क्वेरी को लिए फैच ऑल एक मेथड है। फैच ऑल से क्या होता है, हमें एक मिलता है क्या, हमें एक मिलती है लिस्ट, और लिस्ट के अंदर बहुत सारे टपल्स होते हैं, जिस टपल्स में हर एक टपल में एक रो मिलती है, और रो फिर हम उसके बाद उस पर अब लूप चला के सारी रोज निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो एक और तरीका है इसमें, एक हम पांडास से भी कर सकते हैं ये चीज। पांडास से भी हम क्वेरी को रन कर सकते हैं। पांडास से क्वेरी कैसे रन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले पांडा यूज करना है, तो मुझे पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी मैं इसको एक बार रन कर रहा हूँ। अच्छा, हम लोगों को पहले CSV फाइल ओपन करना होती तो हम क्या यूज करते थे, हम बोलते pd डॉट रीड CSV। तो यहाँ CSV की जगह हम लोग यूज करेंगे रीड SQL क्वेरी। रीड SQL क्वेरी, हम लोग जो रीड CSV करते थे ना, उसकी जगह रीड SQL क्वेरी कर देंगे, और SQL क्वेरी के बाद सिंपल अपनी उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्वेरी लिखेंगे डबल कोट के अंदर, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा सेलेक्ट ऑल, ये वाला ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अपनी स्टूडेंट टेबल है, सही है। इसके बाद मुझे कॉमा लगा के एक वैल्यू और देना होती है। एक वैल्यू कौन सी, अपनी कनेक्शन की वैल्यू देना होती है। तो मेरी कनेक्शन वैल्यू कौन सी है, अभी कनेक्शन की वैल्यू मेरी CON है। यहां मैं कनेक्शन बनाया हूं, ये वाली वैल्यू मेरी कनेक्शन की है। तो मुझे ये वाली, चाहे मैं यहां दोबारा से बना लूं नीचे लाके, चाहे मैं उसी को यूज कर लूं, तो मैं दोबारा से बना लेता हूं। इसमें कर्सर की जरूरत नहीं होती, लोगों को कर्सर की जरूरत नहीं है। क्यों, कर्सर हमारा एग्जीक्यूशन का काम कर रहा था, लेकिन पांडास में इन्वॉल्व है क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए रीड क्वेरी। तो उसके बाद मुझे अपना जो कनेक्शन है कॉमा लगा के क्वेरी लिखने के बाद उस कनेक्शन को पास कर देना होता है सेकेंड आर्गुमेंट, सही है। और इसको मैं एक डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर लेता हूं DF नाम से। अगर मैं अब इस DF को प्रिंट करूंगा, ठीक है, ये DF को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे एक डेटा फ्रेम मिलेगा, और वो डेटा फ्रेम वही होगा जो मैंने इंपोर्ट किया अपनी डेटाबेस में, सही है। अब आपके पास एक डेटा फ्रेम में आपका सारा डेटा आ गया। अब आप चाहें इस पे कैसे भी ऑपरेशन करो जो आपकी पांडास में ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि अब सारा डेटा आपका इस DF में आ गया है। अब इस DF को कॉपी बनाओ, DF में कुछ चेंजेस करो, मैनिपुलेशन करो पांडास के अकॉर्डिंग, तो वो सारे आप काम कर सकते हो। तो इतना सी चीज थी हम लोगों की SQLite की। और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन अभी हम लोगों के लिए इतना ही काफी है, सही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन इतनी साल फिलहाल हमारा काम हो जाएगा। देखोगे आप, एक दो चीज खुद से मिलेगी तो सीखोगे, सही रहेगा। तो बाकी मैं अपना डिस्कशन क्लोज कर रहा हूँ यहीं पर। किसी को अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो,